जीएस विजन पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है तुगलक वंश, ये हमने लिया है सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में आज से पहले आप दो वंश पढ़ चुके हैं, जो गुलाम वंश और खिलजी वंश। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि खिलजी वंश जो था वो 30 वर्ष तक चला। वहीं अगर गुलाम वंश की बात करते हैं तो गुलाम वंश दोस्तों 84 साल तक शासन किया। वहीं अगर देखा है सल्तनत काल में जो 5 राजवंश हुए, तो जो उनमें से सबसे अगर लंबा कोई वंश चलता है तो तुगलक वंश चलता है, जो कि 94 साल तक चलता है। तो दोस्तों, ये हमने टॉपिक बहुत ही डिटेल में इसको हम पढ़ने वाले हैं। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इससे पहले जैसे कि आपने पढ़ा है कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो शाह, गद्दी पर बैठता है दोस्तों। और उस समय क्या होता है, जो गयासुद्दीन तुगलक होता है, ये भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर मुल्तान और दीवालपुर का सेनापति होता है। वहाँ पर ये सीमा रक्षक पद पर दोस्तों होता है। और क्योंकि दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने जलालुद्दीन के समय में सेना में बहुत अच्छा कार्य किया था और उसने मंगोलों को कई बार पराजित किया है, 20 से 25 बार। वहीं बरनी या बदायूनी तो कई बार लगता है कि इसने 20 से 25 बार 30 बार उनको पराजित किया, इसलिए इसको गाजी की उपाधि दी गई थी। इसीलिए दोस्तों क्या है, इसे गाजी की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया है। और जो गाजी की उपाधि होती है, अगर इसका अर्थ आपसे बताएं तो इसका होता है काफरों का वध करने वाला, काफरों का वध करने वाला। तो ये दोस्तों गयासुद्दीन को पदवी दी गई थी और उस समय इसका नाम मलिक गाजी, मलिक तुगलक था और इसको गाजी की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, ये नसरुद्दीन महमूद शाह खुसरो खां को की हत्या कर देता है, युद्ध में पराजित कर देता है और स्वयं एक नए वंश की शुरुआत करता है, जिसे तुगलक वंश कहा गया। दोस्तों, कहा जाता है कि तुगलक भी एक तुर्क थे, सल्तनत काल के अंतिम और तीसरे तुर्क जनजाति थी, तीसरा और अंतिम। इसके बाद सल्तनत काल में कोई तुर्क शासक नहीं होता है, तो गयासुद्दीन जो था वो अंतिम और तीसरा तुर्क शासक था। अगर बात करें दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की, तो सल्तनत काल का ये प्रथम ऐसा बादशाह था जिसने नहरों का निर्माण कराने वाला था। नहरों का निर्माण कराने वाला कौन शासक हुआ, ये गयासुद्दीन तुगलक होता है। दोस्तों, इसके 4 पुत्र थे। सबसे पहला जो उसका पुत्र था जौना खां था, एक महमूद खां था, एक नुसरत खां था, एक बहराम शाह। तो इसका जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो था वो जौना खां था, जो आगे चलकर दोस्तों क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT बनेगा। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इसके बाद गद्दी पर बैठेगा। तो ये आगे देखते हैं दोस्तों। तो जो तुगलक खां गयासुद्दीन तुगलक था, इसने एक नगर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद, तुगलकाबाद। और इसने कोट बसाया, 56 कोट का दुर्ग बसाया। कहाँ, ये दिल्ली में बसाया, दिल्ली में 56 कोट का दुर्ग दिल्ली में बताया। और तुगलका नगरवाद का इसने एक नगर बसाया। 1325 में क्या होता है, बंगाल अभियान के समय, जब ये बंगाल अभियान पे था उस समय वापस आते समय क्या होता है, अफगानपुर में दोस्तों, क्या है, अफगानपुर में क्या होता है, अपने पुत्र जौना खां से जब मिलता है तो वहाँ दोस्तों क्या होता है, जौना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया जाता है, लकड़ी का महल बनवाया जाता है। और जो लकड़ी का महल जौना खां के द्वारा आदेश से बनता है, और कौन बनाता है इसको, अहमद अय्याज के द्वारा बनाया जाता है, अहमद अय्याज के द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों क्या होता है कि उसी में खाना खाते समय क्या है, वो लकड़ी का जो महल था वो गिर जाता है और उसी दौरान क्या है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है कुछ अपने साथियों के साथ। भाई दोस्तों क्या होता है, जो उसका एक छोटा पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का, महमूद, उसकी भी दोस्तों क्या है, उसी में दबने से मृत्यु हो जाती है। तो उसके एक पुत्र जो था उसकी भी मृत्यु हो जाती है।
दोस्तों ये विवाद का विषय है कि उसकी मृत्यु कैसे होती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि एक षड्यंत्र था, जिसमें जौना खां का एक षड्यंत्र था, उसके पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या की गई थी। कहीं न कहीं इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। तो वहीं कई इतिहासकारों का मानना है कि ये एक देवीय प्रकोप था, इसमें जौना खां की कोई षड्यंत्र नहीं था। तो दोस्तों इसमें विवाद का प्रश्न है। तो आगे देखते हैं। तो 1325 में बंगाल से लौटते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, एमबीटी के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों क्या कहते हैं कि जो निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन, दोस्तों दोनों में बहुत मतभेद था। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में दोस्तों क्या संगीत के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा रखा था, मगर वहीं निजामुद्दीन औलिया के दरबार में क्या होता था, संगीत कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। दोस्तों इसकी शिकायत कई बार सम्राट से की गई लोगों के द्वारा, और सम्राट ने दोस्तों इन्हें आदेश दिया कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, पर इनके संगीत आयोजनों को प्रतिबंध नहीं लगाया। पर उसके द्वारा कुछ टैक्स वसूली की गई थी, और ये उसने टैक्स क्या किया, निजामुद्दीन औलिया से भी लिया, मगर निजामुद्दीन औलिया के द्वारा क्या है, ये कुछ मना कर दिया गया। तो दोनों में मतभेद हो गए थे। तो जिस समय ये दिल्ली अभियान से, यानी बंगाल अभियान से दिल्ली की तरफ जा रहा था, तो उसने निजामुद्दीन औलिया के पास एक आदेश भिजवाया कि जैसी सम्राट के शहर में प्रवेश होने से पहले निजामुद्दीन औलिया क्या है, शहर छोड़ दें। तो उसी समय क्या कहते हैं, औलिया के द्वारा ये कहा जाया कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, कि अभी दिल्ली दूर है। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, वो दिल्ली में प्रवेश कर ही नहीं पाता है। तो ये संयोग है दोस्तों। कोई कहता है, कह सकता है कि ये अलाउद्दीन जो औलिया, ये निजामुद्दीन औलिया थे, उनका ये श्राप था, इस वजह से उनकी मृत्यु देवी प्रकोप से हो गई थी। तो गद्दी पे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है जौना खां, ये बैठता है। कब बैठता है, 1325 से 1391 ईस्वी तक ये 7 सम्राट बनता है। तो सबसे शिक्षित, अगर सल्तनत काल का सबसे शिक्षित शासक था, और रक्त पिपासु भी इसको कहा गया है। सबसे अन्य नाम अगर इसके जाने तो जौना खां भी था, और उल्गू खां था, उल्गू खां। ये दोस्तों उपाधि गयासुद्दीन के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई थी। मलिक फ़खरुद्दीन, बचपन का नाम क्या था, मलिक फ़खरुद्दीन था। वहीं बचपन का नाम था। उसके 4 असफल प्रयोग, दोस्तों जब वो सम्राट बनता है तो दोस्तों क्या होता है कि उसके द्वारा कुछ नए नए प्रयोग किए गए। तो जैसे कि पहला अगर प्रयोग की बात करें तो राजधानी परिवर्तन। अभी तक जो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, तो इसने परिवर्तन करने को 1327 ईस्वी में दिल्ली से कहाँ ले गया, देवगिरी। दोस्तों जो देवगिरी था, जो आपने अलाउद्दीन के समय में जिस पे आक्रमण किया था, अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था, देवगिरी, जहाँ का शासक कौन था, रामचंद्र, को पराजित करके। तो ये वही देवगिरी है जिसका नाम उसने दौलताबाद कर दिया था। देवगिरी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, दौलताबाद। तो इसने राजधानी परिवर्तन दोस्तों दौलताबाद किया। दोस्तों कहा जाता है कि इन्हें पूरी दिल्ली को खाली कराकर दौलताबाद ले गया। बाद में दोस्तों क्या होता है, इसको वहाँ से समझ में नहीं आता है, और फिर दोस्तों बाद में क्या होता है, ये फिर पुनः दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाता है। तो जो इसके द्वारा जो राजधानी परिवर्तन किया गया था, तो एक असफल प्रयोग किया गया, क्योंकि स्थायी नहीं रह सका ये, इसको वापस फिर दिल्ली आना पड़ा, इसीलिए ये असफल प्रयोग उसका कहा जाता है। वहीं दोस्तों क्या है, इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग, यानी दोस्तों उस समय क्या था, 14वीं शताब्दी में क्या होता है दोस्तों, चांदी की बहुत बड़ी कमी हो गई थी। और दोस्तों उसमें चीन में कुछ शासक थे जिनके द्वारा कागजी मुद्रा का चलन चलाया गया था। उसी को देखकर क्या है, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1329 ईस्वी में। तो इसने कांसे यानी तांबे की मुद्रा चलाई।
दोस्तों वो तांबे की मुद्रा जब इसने चलाई, जिसका जो मूल्य था वो चांदी के सिक्के के यानी टके के बराबर रखा था, तो दोस्तों क्या होता है, जो जनता थी, जनता के द्वारा उन तांबे के पैसों को स्वयं डालना शुरू कर दिया, यानी स्वयं चोरी छिपे छापने लगे थे, जो कि बहुतायत मात्रा में शहर में हो गए। तो लोगों ने उन तांबे के सिक्कों को लेने से मना कर दिया। तो इससे क्या होता है कि उसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के जो थे वो असफल सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसमें नकली और असली सिक्कों की कोई पहचान नहीं रह गई थी। तो ज़्यादातर लोग जो वस्तुएं जब खरीदते थे तो तांबे के सिक्का देते थे, और चांदी का सिक्का जैसे उन्हें मिलता था वो अपने पास रख लेते थे। तो इस तरह से पूरे बाजार में क्या होता है, तांबे के ही सिक्के सिक्के के चलन बढ़ गया। तो जिसके क्या है, उसको ये सांकेतिक मुद्रा जो थी बाद में बंद करनी पड़ी। आगे देखते हैं दोस्तों, उसने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना तैयार की, और दोस्तों क्या है, उसने खुरासन पर अभियान करना, यानी खुरासन यानी इराक को विजित करने का उद्देश्य बनाया। और दोस्तों उसने खुरासन पर आक्रमण किया। 10,000 की सेना दोस्तों क्या है, खुरासन पर आक्रमण करने के लिए जाती है, और दोस्तों कहाँ है, वहाँ पे फंस जाती है, और कहा ऐसा जाता है कि मात्र 10-20 सेना की वापस लौट पाए। तो ये भी उसका एक असफल प्रयास रहा, और कराचल का अभियान भी उसके इसी तरह से असफल प्रयोग होता है। दोस्तों उसके इतने प्रयोग के बाद क्या होता है, उसका जो खजाना था वो खाली हो चुका था, और उसे और पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए क्या किया, दोआब कर वृद्धि कर दी। यानी दोआब क्या कहते हैं, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, दोआब में। तो उसने क्या किया, उसने कर लगा दिया, कर में वृद्धि कर दी, 1/2 कर दिया गया दोस्तों। तो जिससे क्या हुआ, किसानों की हालत बहुत नाजुक हो गई, क्योंकि जो कर वृद्धि की गई थी वो ऐसे समय पे की गई थी जिस समय क्या है दोस्तों, उस समय दोस्तों क्या होता है, सूखा पड़ा हुआ था, कृषि क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ था, किसान त्राय त्राय कर रहे थे। और ऐसे समय में क्या है दोस्तों, दुआ में कर वृद्धि कर दी जाती है। तो दोस्तों क्या होता है, लोग अपने अपने शहर और गांव छोड़ छोड़ के बाहर जाने लगे थे। तो किसानों के लिए क्या है, उसके द्वारा एक विभाग बनाया गया था, दीवाने अमर कोई, दीवाने अमर कोई विभाग की स्थापना किसने की, जो कृषि विभाग का था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई। इसी के समय क्या होता है दोस्तों, एक इब्न बतूता यात्री आता है, जो कहाँ का था, मोरक्को देश से था, और 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसकी विद्वता के खुश होकर क्या होता है, एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी बनाया, और इसे बाद में क्या है, अपना दूध बनाकर कहाँ भेजा, चीन में भेजा है। तो प्रश्न आ जाता है कि इब्न बतूता को दूध बनाकर कहाँ भेजा था, तो चीन भेजा गया था। ये कब आया था, 1333 ईस्वी में। कौन देश का था, मोरक्को देश का था, याद रखना दोस्तों। इसी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, उसका नाम था उल रहला। उल रहला ये किसकी किताब है, इब्न बतूता की है। एमबीटी के समय 1336 ईस्वी में क्या है, राय बंधुओं ने, हरियर और बुक्का ने, राम बंधुएं कौन, हरियर और बुक्का ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ की थी, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किसके द्वारा की गई थी, हरियर और बुक्का के द्वारा। वहीं दोस्तों इनकी अगर हरियर और बुक्का के गुरु कौन थे, विद्याधर थे दोस्तों। और इनकी जो राजधानी थी हप्पी थी, विजयनगर की राजधानी हप्पी थी, और इनके जो गुरु थे विद्याधर थे। एमबीटी के समय दोस्तों 1347 ईस्वी में ही क्या है, दक्षिण भारत में हसन गंगू के नाम, हसन गंगू ने किसकी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा। एमबीटी दोस्तों क्या होता है, सल्तनत काल का ऐसा अकेला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली को मनाया, होली में शामिल होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक का दोस्तों क्या है, 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया है, और सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया।
दोस्तों कहा जाता है ये सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कौन कहलाया? फिरोज शाह तुगलक। सो क्या होता है, सल्तनत काल का इसे अकबर भी कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज तुगलक को। किसके ने कहा? इसे इलियट के द्वारा कहा गया। इतिहासकार जो इलियट हैं उनके द्वारा इसे अकबर कहा गया है। इसका जो वास्तविक नाम था कमालुद्दीन फिरोज था। कमालुद्दीन फिरोज था। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का बेटा था। कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक का जो छोटा भाई रजब का बेटा था। और माता का नाम दोस्तों तो बीबी जेला। बीबी जेला कौन थी? एक हिंदू महिला थी बीबी जेला। दोस्तों इसके द्वारा तकाबी ऋण जो कि एमबीटी ने किसानों को दिए थे उसे माफ कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, तकाफी कब किसके द्वारा दिया गया था? एमबीटी के द्वारा। और इसको जो वापस यानी ऋण लौटाना था किसे? किसानों को। तो इसने क्या किया, अब उस किसान ऋण को माफ कर दिया कि अब आपको ऋण नहीं चुकाना है। तो तकाफी ऋण दिया किसने था? एमबीटी ने। माफ किसने कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे देखेंगे सल्तनत काल में कि जो 24 टैक्स थे खत्म कर दिए और मात्र 4 टैक्स इसने लगाए। तो खराज कर दोस्तों लगाया था भूमि का जो 101/6। भाई जगात कर मुस्लिम लोगों पर कितना लगाया था? 2.5%। भाई जजिया कर दोस्तों इसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया था? जजिया कर। इसने हिंदुओं को किस जिम्मी का, इसने हिंदुओं को किस नाम से कहा? जिम्मी का। और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। खुम्स का दोस्तों 1/5 भाग इसने लिया। सिंचाई कर दोस्तों क्या लगाया? हैव ए सर्व। सिंचाई कर को किस नाम से जाना गया है? हैव ए सर्व कहा जाता था। और ये उपज का 10% होता था। सिंचाई कर कितना? उपज का 10%। इतलाक प्रथा की शुरुआत किसने की? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका? फिरोज शाह तुगलक का। जो दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासन था तो वो किसका था? FST यानी फिरोज शाह तुगलक का था। आगे दोस्तों देखते हैं इसके द्वारा एकता प्रथा को पुनः शुरू किया गया था। एकता प्रथा जो थी इसके द्वारा पुनः शुरू किया गया। उसने वंशानुक्रम कर दिया। क्या कर दिया कि जो एकता पहले क्या थी कि किसी के खत्म होने से जो एकता थी वो क्या है? सम्राट की हो जाती थी। अब इसने क्या कर दिया कि जब एकतादार कोई होगा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र को क्या है? एकतादार बना दिया जाएगा। तो वंशानुक्रम कर दिया गई। इसे ही विरासत या का सिद्धांत कहा गया। इसे क्या कहा गया? विरासत का सिद्धांत कहते हैं। इसके समय में सर्वाधिक दास थे। इसके समय में क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक दास थे। इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी। इसके द्वारा जो स्थायी सेना थी वो बंद कर दी गई थी। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए। इसके द्वारा रोजगार दफ्तर किसने खुलवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। और दासों के लिए दीवान ए बंदरगान, दीवान ए बंदरगान का एक जो विभाग बनवाया था इसे नियंत्रण के लिए। किसके लिए? दासों को नियंत्रण करने के दीवान ए बंदरगान। दासों की भर्ती के लिए दासों की भर्ती के लिए अर्ज ए बंदरगान विभाग लाया। अर्ज ए बंदरगान। आगे देखते हैं दान के लिए दोस्तों इसके द्वारा एक विभाग खोला गया। दान दीवान ए खैरात बनाया। दीवान ए खैरात मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए। किसके लिए? मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं के लिए इसने दीवान ए खैरात कहलाया। दीवान ए इस्तिकाक। दीवान ए इस्तिकाक दोस्तों पेंशन वृद्धों के लिए बनवाया था। जो पेंशन थी वो वृद्धों को देने के लिए क्या कौन से विभाग बनवाया? दीवान ए इस्तिकाक। आगे देखते हैं दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत जो विभाग का गठन किया दोस्तों किसके? लोक शिकायत के लिए। लोक शिकायत के लिए दीवान ए रिसालत। और वहीं दीवान ए मुस्तकरान। मुस्तकरान ये लगान वसूल करने के लिए। लगान वसूल करने के लिए दीवान ए मुस्तकराज। भित्ति चित्रकारी बंद कर दी गई। भित्ति जो चित्रकारी होती थी उस समय उसको क्या है इसके द्वारा बंद करा दिया गया। और सोने चांदी के बर्तन बंद कर दिए गए। सोने चांदी के जो बर्तन थे
उनको भी इसके द्वारा बंद करा दिया गया। महिलाओं को पीर मज़ार पर जाना रोक लगा दी थी। जो महिलाएं पीर बाजार पर जाती थीं, सूफी संतों की मज़ारों पर जो जाया करती थी, वो उसने इनको रोक लगा दी। इसने बहुत सारे नगर बसाए, इसके द्वारा बहुत सारे नगर बसाए गए। तो उनमें से कुछ नगर हैं वो हम देख लेते हैं। फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली के में बसाया। इसी में फतेहाबाद एक नगर बसाया जो कि यूपी में पड़ता है, और उसके द्वारा जौनपुर सिराज हिंद कहा जाता है, जिसे ये जूना खां की याद में बनाया। किसकी? जूना खां की याद में बनाया है। ये कहाँ है? यूपी में है। ये सभी एमबीटी के द्वारा बनाए गए थे, एमबीटी की याद में। तो ये सभी कौन, सॉरी, ये सभी फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। फिरोजाबाद, और ये फिरोजाबाद ये भी किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, ये सारे नगर इसी के द्वारा बसाए गए। इनके समय में बर्नी ने, इसके समय बर्नी एक इतिहासकार हुए दोस्तों। इन्होंने तारीख फिरोजशाही लिखी, तारीख फिरोजशाही लिखी। इसने अपनी आत्मकथा, इसने किसने? फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा फुताहत ए फिरोजशाही लिखी। फुताहत ए फिरोजशाही लिखी किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने चांदी का रखनी सिक्का चलाया, रसगनी सिक्का किसने चलाया? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चला गया। आगे दोस्तों, ये अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया। ये क्या हुआ? अशोक के 2 स्तंभ जो थे वो कहाँ लेके आया था? दिल्ली में। कौन से स्तंभ थे? टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ। तो उनमें से एक टोपरा स्तंभ है जो कि ये दिल्ली लाया, और एक मेरठ स्तंभ कौन? ये दिल्ली लाया। 1368 में क्या होता? कुतुब मीनार की इसके द्वारा मरम्मत कराई जाती है। 1368 में, जो किसी की देवीय प्रकोप की वजह से टूट गई थी, और उसको 1368 में किसने मरम्मत कराई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के बाद का शासक दोस्तों क्या होता है? गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। कई छोटे छोटे शासक होते हैं दोस्तों, तो इसमें से देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक शाह होता है जो 1388 में होता है। इसके बाद अबू बकर शाह होता है जो 1389 से 90 तक बैठता है। तो जो अंतिम शासक होता है वो नसरुद्दीन महमूद होता है। कौन? नसरुद्दीन महमूद होता है, जो 1395 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करता है। तो दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद के समय की एक महत्वपूर्ण घटना ये है कि ये नसरुद्दीन महमूद जब तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उस समय क्या होता है? तैमूर लंका 1398 ईस्वी में तैमूर लंका दिल्ली पे आक्रमण होता है। दोस्तों, दिल्ली में कत्लेआम होता है। किसके द्वारा? तैमूर लंका के द्वारा दिल्ली को लूटा जाता है। और नसरुद्दीन महमूद दोस्तों क्या होता है? कुछ भी नहीं कर पाता है। पूरी दिल्ली में तहलका कौन? तैमूर लंका के द्वारा मचाया जाता है, और उसको लूट के ले जाता है तैमूर लंका। तो 1398 में अगर इसके समय की कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो ये तैमूर का भारत पर आक्रमण नसरुद्दीन महमूद शाह के समय होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ख्वाजा जहाँ ने क्या किया? ख्वाजा जहाँ ने क्या है? जौनपुर में क्या करते हैं? सरकी वंश की स्थापना कर ली थी। किसके? मलिक सरवर के द्वारा, मलिक सरवर के द्वारा। तो दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर शासक हो चुका था नसरुद्दीन महमूद, और इसीलिए कुछ लोग अपनी स्वयं की सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी गई थी। तो दोस्तों, इसके बाद जो शासक हुआ या वंश चालू, सैयद वंश होता है। तो सैयद वंश जो 1451 ईस्वी तक चलेगा। तो दोस्तों, आज का सेशन बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो आगे का जो सेशन हम अगला वीडियो नेक्स्ट सैयद वंश में अपलोड करने वाले हैं। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। तो इसकी जो लिंक है PDF की, वो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आपको करा देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।